नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ पाएंगे और वहाँ पर सारा पीडीएफ और आउटलाइन फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों आपको डिक्टेशन सुनना है और उसको लिखना है, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से चेक करके कमेंट में ज़रूर बताना कितनी मिस्टेक आ रही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड स्टार्ट। पति पत्नी के संबंध यदि भावनात्मक रूप से मृत हो गए हैं और केवल नाम मात्र के लिए वे पति पत्नी हैं तो ऐसे मामले में विवाह संबंध समाप्त किया जाना ही उचित है। एक पति और पत्नी का विवाह 25 वर्ष पूर्व हुआ था और इस मामले में यह पाया गया कि दोनों के मध्य एक बार पहले मुकदमेबाजी हुई और मुकदमा पुनः प्रारंभ हुआ। मुकदमा उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। तलाक का आधार निर्दयतापूर्ण व्यवहार था। पत्नी का पति के विरुद्ध अनैतिक आचरण का आरोप था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की परिस्थितियों में यह सिद्धांत उद्घोषित किया कि जहां संबंध मुर्दा हो गए हों और आपस में संधि की कोई भी संभावना नहीं रह गई हो तो ऐसे संबंध को समाप्त कर देना अधिक उत्तम है। केवल नामकरण के लिए विवाह कायम रखना दुख और कलह को बढ़ाता है। इस मामले में पति ने पत्नी और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, फिर भी अब वह इस विवाह का बना रहना अपने आप में निर्दयता है। पति द्वारा अपनी भूलों पर पश्चाताप करना तथा एकमात्र मकान पत्नी के नाम अंतरित कर दिए जाने के प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय ने विवाह संबंध विच्छेद करने का निर्णय कर दिया और यह आदेश दिया कि विवाह संबंध उस तिथि से समाप्त माने जाएंगे जिस तिथि से पति पत्नी को मकान अंतरित कर कब्जा दे देगा। क्या केवल कुछ नारे लगा देना राजद्रोह का अपराध है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न एक ऐसे मामले में प्रस्तुत हुआ जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप था कि उसने चंडीगढ़ के नीलम सिनेमा के सामने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के दिन यह नारे लगाए थे, खालिस्तान जिंदाबाद, राज्य के खालसा हिंदुओं, पंजाब को छोड़कर चले जाओ। पुलिस ने अभियुक्त को यह नारे लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध मुकदमे कायम किए गए। यह नारे 5-6 बार दोहराए गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को 1 साल की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। इस सजा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यह तर्क रखा गया कि यदि यह मान लिया जाए कि अभियुक्त गणों ने यह नारे लगाए तो भी
कोई अपराध नहीं किया है। इन नारों से किसी भी प्रकार की उत्तेजना या विरोध उत्पन्न हुआ। इस कारण धारा 124 AIPC के अंतर्गत यह राजद्रोह के अपराध की परिधि में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में राजद्रोह की परिभाषा स्पष्ट करते हुए निर्णय में लिखा कि किसी व्यक्ति द्वारा सरकार के विरोध में यह नारा लगाया जाना अपने आप में राजद्रोह नहीं है। वह किसी जुलूस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। उनकी ओर से लोगों में उत्तेजना नहीं फैलाई गई थी। वास्तव में पुलिस को इस प्रकार के नारे लगाने वालों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। इन नारों से जनता के विभिन्न वर्ग के बीच किसी प्रकार की कोई अशांति भी पैदा नहीं हो रही थी। न्यायालय द्वारा सजा देने में साक्ष्य पर कोई सही विचार नहीं किया गया। साक्ष्य के अलावा अभाव में न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि अभियुक्त ने हिंदुओं मुर्दाबाद का नारा लगाया, लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बात लिखी जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने भी इन अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने में अपरिपक्वता दिखाई। इस प्रकार की नारेबाजी से सरकार को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता। इस मामले में राजद्रोह का अपराध सिद्ध नहीं है, सजा गलत दी गई है। कभी कभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा ही एक विवाद उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गया। मकान खाली कराने का एक मुकदमा सन 1988 में दाखिल हुआ। सन 1994 में निश्चित तारीख पर वादी उपस्थित था, लेकिन एक अधिवक्ता का देहांत हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। न्यायालय ने मुकदमे में दूसरे दिन ही की तारीख निश्चित कर दी। दूसरे दिन किराएदार के वकील बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं थे, जिरह करने में असमर्थ थे, अतः तारीख बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। किराएदार तारीख बढ़ाने के संबंध में हर्जा भी देने को तैयार था, लेकिन न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वह दूसरा वकील नियुक्त करे और मुकदमे की कार्यवाही उसी दिन कराए। किराएदार ऐसा करने में असमर्थ था, इसलिए न्यायालय ने जिरह करने का अधिकार समाप्त कर दिया और मुकदमे में आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस प्रक्रिया के विरुद्ध किराएदार ने पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में दिया। उच्च न्यायालय ने भी किराएदार की कोई मदद नहीं की और आवेदन अस्वीकृत कर दिया। किराएदार की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। इस प्रकार यह छोटा सा मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गया। उच्चतम न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तारीख बढ़ाने की प्रक्रिया संबंधी प्राविधान आदेश 17 के उपबंधों की विवेचना करते हुए निर्णय में लिखा कि यह नियम स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था देता है कि वाद की
सुनवाई को निलंबित करने के प्रयास को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि यथासंभव वादों का शीघ्रता के साथ निर्णीत करें। यदि किसी मामले में तारीख देना उचित है तो निकट की तिथि लगाई जानी चाहिए और दूसरे पक्ष को उसके व्यय की क्षतिपूर्ति करानी चाहिए। अधिवक्ताओं के प्रार्थना पत्र के संबंध में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिवक्ताओं के आधार पर अपवाद स्वरूप ही तारीख दी जाए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। न्यायालय को दूसरे अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी निर्देश देने के समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसका उद्देश्य तारीख को स्थगित होने से बचाना है। यदि निश्चित तारीख में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बीच इतना समय है कि संबंधित पक्षकार दूसरा वकील नियुक्त करके कार्यवाही करा सकते हैं, तो प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। स्टार सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले डिक्टेशन को लिखेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, फिर उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।